भयानक गर्मी में भी मेरी नौकरानी गरम चादर ओढ़कर आती थी और जब मेरे कमरे की सफाई करती तो अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेती थी। जब थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो कहती, मेम साहब आपके कमरे में तो बहुत गंदगी थी जिसको साफ़ करते करते मैं थक गई हूँ। मैं अपने पति से शिकायत करती कि कमरे को इतना गंदा मत किया करो, इतने कम पैसों में इतनी अच्छी नौकरानी बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन जब रोज़ ऐसे ही होने लगा तो मुझे कुछ शक हुआ। एक दिन काम वाली को जल्दी छुट्टी देकर खुद उसके जगह चादर ओढ़कर कमरे की सफाई करने लगी तो कुछ देर बाद मेरा पूरा शरीर कांप गया। जब मुझे अपनी काम वाली पर शक था, दिल करता था उसे काम से निकाल दूं। मैं अपने पति के साथ बैठी चाय पी रही थी। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया, मेरी बात सुनकर वो एकदम से चौंक गए और बोले, क्यों बैठे बिठाए तुम उस गरीब के पेट पर लात मार रही हो? क्या दुश्मनी की है तुमने उसके साथ? उसके पेट पर लात मार रही हो ऐसे? मैं तुम्हारी आदत से बहुत परेशान हूँ। तुम हर वक्त किसी ना किसी टोल में रहती हो, हर इंसान पर शक करती हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर मेरे पति सागर उठे और बिना चाय पिए ही बाहर चले गए, जबकि मैं वही कुर्सी पर अपने पति की इस हरकत पर हक्का बक्का बैठी थी। सागर ने इससे पहले कभी भी मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं की थी। वह तो बहुत ही अच्छे थे, उनके बोलने के अंदाज में बहुत ही ज़्यादा प्यार टपकता था। मेरी हर समस्या को वो चुटकियों में हल कर दिया करते थे। मुझे उनके इस रवैये की उम्मीद भी नहीं थी। मेरा अचानक से दिल किया कि अभी अपनी नौकरानी रूपा को फ़ोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे घर पर मत आना, मगर फिर सागर का सोचकर मैंने अपने इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया। मुझे डर था कहीं वो मुझसे और ज़्यादा नाराज़ ना हो। मैंने फ़िलहाल इस बात को छोड़ दिया। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतज़ाम करने लगी थी। खाना तैयार हुआ तो मैं सागर को बुलाने चली गई। मुझे लगा था कि सागर अपने रवैये पर शर्मिंदा होंगे और मुझसे माफ़ी भी मांगेंगे, मगर उनकी मिजाज तो अब भी गर्म था। उनके तेवर बिगड़े हुए थे। मेरे कहने पर उन्होंने कुछ देर तक मुझे घूरकर देखा और फिर खाना खाने बाहर आए, लेकिन कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे। जब मैं किचन सेट करके वापस आई तो तब तक सागर सो चुके थे। इस बात पर बहुत हैरान थी कि आखिर उन्होंने इस ज़रा सी बात पर इतना गुस्सा जाहिर क्यों किया। अगले दिन जब रूपा आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी। मैं बाहर खड़ी गुस्से से तिलमिला रही थी। रूपा ने कम से कम 20 दिन पहले ही मेरे घर में काम करना शुरू किया था। वो बहुत ही कम पैसों में मान गई थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, मगर मुझे उसका कमरा बंद करके सफाई करना शक में डाल देता था। मैंने उसे 2-3 बार मना किया था, मगर वह बोली, दीदी मैं सबके घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि सफाई करते हुए कोई मेरे सर पर सवार है। मैं उसकी बात सुनकर चुप रह जाती थी। जब वो सफाई करके आई तो बड़ी थकी थकी सी लग रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, दीदी हर रोज़ पूरा घंटा लगाकर आपका कमरा साफ़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हल्के से मुस्कुरा देती थी। किचन में चली गई। मेरे पीछे पीछे रूपा भी चली आई थी। किचन में खड़ी होकर मैं रूपा की हरकतों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। वो थोड़ी देर के बाद आराम करने के लिए बैठ गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह हाल फिलहाल करने लगी थी। इतनी देर में सागर भी आ गए थे। सागर के आते ही रूपा झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उनको देखने लगी थी। सागर ने एक ही नज़र रूपा पर डाली थी, फिर वह अपने कमरे में चले गए थे। अब रूपा जले पैर की बिल्ली की तरह फॉलो के चक्कर में चक्कर लगाने लगी थी। फिर उसके आसपास देखा। जब मैं उसको नज़र आई तो वह मेरे कमरे की तरफ चल दी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और दोबारा से हॉल की सफाई करने लगी थी। हॉल की सफाई करने के बाद मुझे बाय बोलकर घर से बाहर निकल गई थी। रूपा के जाते ही सागर बाहर आए थे और उन्होंने मेरा हाथ थामकर उन हाथों में बहुत ही प्यारे से कंगन पहना दिए थे।
उनका मूड बहुत अच्छा था। आज फिर बोले, मैडम जी जल्दी से खाना लगा दो, भूख बहुत तेज़ लगी है। हम दोनों ने बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत ही अच्छे मूड के साथ बैठकर खाना खाया। अब मैं सागर की तरफ से बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी। चलो, सागर का गुस्सा ठंडा हो गया था, लेकिन रूपा की तरफ से मेरे दिल में गांठ पड़ गई थी। न जाने वह किस इरादे से मेरे घर में आई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि रूपा के बारे में अब कोई भी बात मैं सागर से नहीं करूँगी। पहले सागर की मर्ज़ी जान लूँगी, तभी कोई फ़ैसला करूँगी। अगले दिन रूपा घर में दाखिल हुई तो मैंने उसका बहुत ही अच्छे से जायज़ा लिया। उसने गर्म शॉल ओढ़ रखी थी, जिसमें वो पूरी तरह से छुप गई थी। मैं बोली, रूपा इतनी गर्मी में तुम यह गर्म शॉल ओढ़कर क्यों आती हो? क्यों नहीं छोड़ देती ये ओढ़ना? अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी चुन्नी वगैरह नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चुन्नी देती हूँ। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं से भर गई थी। वो बोली, यह चादर मेरे लिए बहुत ही कीमती है। यह चादर मेरे लिए किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़कर अगर आपसे कोई और चुन्नी लूँ तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा जो इस चादर को ओढ़ने से मिलता है। तो फिर अदला बदली का क्या फ़ायदा? वह मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे उसकी शॉल के नीचे छुपे हुए उसके हाथ में कुछ पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा होगा और क्या छुपा रही थी, यह तो मैं नहीं देख पाई थी, मगर मुझे शक ज़रूर हो गया था। रूपा मेरे कमरे को अंदर से बंद करके अंदर सफाई करने में लग चुकी थी। मैं परेशान की हालत में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सागर भी घर आ गए थे। वह मुझे यूं परेशान देखकर बोले, क्या हुआ सुष्मिता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। इतनी देर में रूपा कमरा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर छिटक गई और फिर जल्दी से हॉल की सफाई करने में लग गई। सागर कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने कमरे में दाखिल होने से पहले ही कमरे को लॉक कर दिया। मैं बाहर खड़ी देखती रह गई। रूपा अपना काम जल्दी जल्दी निपटाकर सागर के बाहर निकलने से पहले ही जा चुकी थी। मेरे दिमाग में एकदम से धमाका हुआ था कि जब भी रूपा कमरे की सफाई करके बाहर निकलती तो मैं कमरे में जाती भी ना थी। मेरे कमरे में जाने से पहले ही सागर घर आ जाते थे और कमरे में चले जाते थे और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते थे। मैंने अपना माथा पीट लिया था कि मैं इतनी बड़ी बात नज़रअंदाज कैसे कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद जब सागर बाहर निकले तो मैंने खुद नॉर्मल जाहिर किया। अगर अंदर से मेरा दिल में आधी और तूफान चल रहा था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया तो सागर हल्की हल्की बातें भी कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल उनकी बातों में नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस समस्या को हल करके ही रहूँगी। जब रूपा काम पर आई तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरे घर की सफाई का समय बदल दो। तुम 2 से 5 बजे तक मेरे घर पर काम किया करो। रूपा मुस्कुराकर बोली, दीदी ऐसा मुमकिन नहीं है। इस समय तो मैं मेजर साहब के घर पर काम करती हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम समय बदल लो, मेजर साहब के घर का काम शाम को कर लिया करना और जिस समय मेजर साहब के घर पर काम करती हो उस समय मेरे घर का काम कर लिया करो। मेरी बात सुनकर वह नामे सर हिलाकर बोली, दीदी ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर लेती। अगर आपका मेरा इस समय काम करना पसंद नहीं है तो आप मेरी जगह किसी और नौकरानी को रखना चाहे तो रख सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। रूपा की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि रूपा जैसी काम वाली को मैं सिर्फ गलतफहमी की वजह से हाथ से जाने दूँ। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मामले की तरह तक जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेना चाहिए। रूपा एक बार फिर से मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं भी हॉल में बैठ गई थी और उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी थी। इतनी ही देर में सागर भी घर वापस आ चुके थे। आज सागर जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई और जल्दी से कमरे में दाखिल हो गई।
सागर ने इस बार कमरे को अंदर से लॉक नहीं लगा पाया था। पूरा मूंग दाल के हलवे की खुशबू में महक रहा था। मैंने आंखों में हैरत भर सागर की तरफ देखा तो वह बोले, मेरा एक दोस्त हलवा बनाकर लाया था। मैं धीरे से मुस्कुरा दी और किचन में चली गई और कुर्सी पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी थी। मैं जानती थी कि यह हलवा सागर के लिए रूपा ही लेकर आई थी, क्योंकि सागर तो जब घर के अंदर दाखिल हुए थे तो खाली हाथ थे। इसका मतलब कि सागर ने मुझसे झूठ बोला। लेकिन सागर ने मुझसे झूठ क्यों बोला था इस झूठ का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक झूठ 100 झूठ का राज खोल देता है। फिर इंसान सारी ज़िंदगी झूठ बोलते हुए ही गुजार देता है। सागर को मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद था। उसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही जानती थी। फिर मेरे ससुराल वाले जानते थे। फिर एक काम वाली को मेरे पति के पसंद और नापसंद की जानकारी कैसे हो सकती है। मैंने देखा कि सागर मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजा ली। मुझे पता था कि इस तरह के हालात में कैसे रिएक्ट करना है, इसलिए मैंने मुस्कुराहट का ही सहारा लिया था। सागर किचन में आए तो मुझे देखकर परेशान हो गए थे। कहने लगे, क्या बात है सुष्मिता, तुम कुछ उदास लग रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द है। मगर मैं जानती थी कि सागर मेरी इस बात से नहीं मानेंगे। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर हॉल में ले आए और हल्के हल्के से मेरे सर की मसाज करने लगे। सागर की मोहब्बत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सागर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, इस बात में कोई शक नहीं था। लेकिन जैसे आजकल हालात हो रहे थे वो मुझे शक में डाल रहे थे। मैं सागर पर शक तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन खुद ब खुद शक मेरे दिल में पनप रहा था। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने खाना खाया और फिर सागर वापस अपने कमरे में चले गए थे, जबकि मैं ताज़ा हवा खाने के लिए लॉन में आ गई। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आंसू खुद ब खुद आँखों में आ रहे थे। थोड़ी देर में मैं कमरे में आ गई। सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मजबूरी में मैंने एक नींद की गोली खाई और सो गई। सुबह सागर मुझे पूछ रहे थे कि अगर तबीयत अच्छी नहीं थी तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अब मैं ठीक हूँ। मेरी तरफ से जब उन्हें सुकून हो गया तो वो ऑफिस चले गए और फिर मैंने मेजर साहब के घर की राह ली। उनका घर हमारे मोहल्ले में ही था। अभी रूपा उनके घर पर काम करने नहीं गई थी, इसलिए मैं उनकी जांच पड़ताल कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो मेजर साहब की पत्नी ने मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। इधर उधर की बातें करके मैंने मेजर की पत्नी से कहा कि मुझे रूपा पर बहुत तरस आता है। इतनी सर्दी गर्मी में भी इतनी मोटी चादर ओढ़कर काम करने आती है। मेरी बात सुनकर मेजर साहब की पत्नी ने मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से देखा था और बोली, लेकिन हमारे घर तो चुन्नी लेकर आती है। मैंने तो रूपा को कभी सर्दियों में भी शॉल ओढ़े नहीं देखा। मेजर साहब की पत्नी ने जब यह बात कही तो मैं एकदम से चौंक गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या रिएक्ट करूं या क्या बात करूं। फिर मैं बोली कि रूपा को न जाने क्या फोबिया है, वो बेडरूम की सफाई करते हुए न जाने अंदर से कुंडी क्यों लगा लेती है। मेरी बात पर मेजर साहब की पत्नी बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई थी और फिर बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में बोली, ठीक है, हमें नौकरों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। हर एक काम करने का अपना एक नियम होता है और एक हद होती है, लेकिन मैं तो किसी भी काम वाली को यह इजाज़त नहीं दूंगी कि वह मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे। मैं तो ऐसी काम वाली को काम से ही निकाल दूंगी। मैं बोली, लेकिन मुझे तो रूपा ने बताया था कि वह सबके घरों में ऐसे ही अंदर से कुंडी लगाकर काम करती है। मेरी बात सुनकर मेजर साहब की पत्नी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। फिर वह बोली, अरे आप तो बहुत मासूम है। मैं जानती थी कि उन्होंने बेवकूफ़ी की जगह मासूम का शब्द इस्तेमाल किया था। वो ज़रूर मुझे बेवकूफ़ कहना चाहती थी। फिर मैंने कोई और बात नहीं की। मैंने बात का टॉपिक बदल दिया। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। मेजर साहब की पत्नी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम हुई तो रूपा खुद को गर्म चादर में छुपाकर एक बार फिर से हमारे घर में आ गई थी। वो सीधी मेरे कमरे में चली गई थी।
अभी वह कमरे से बाहर ही आ गई थी। सागर भी ऑफिस से लौट आए थे। मैं किचन की खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। जब सागर ने गुस्से से रूपा से कहा था कि रूपा, तुम्हारे लिए यह ठीक होगा, तुम यह काम छोड़कर चली जाओ और मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। सागर की बात सुनकर रूपा रोने लगी थी। वो बोली, इस भरी दुनिया में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपने नाम की पहचान दे दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारी पत्नी के सामने ले आऊँगी। फिर तुम क्या करोगे? इतना कहकर रूपा लॉन की सफाई के लिए बाहर आ गई थी। मैं रूपा के शब्दों पर ही हैरान रह गई थी कि आखिर रूपा के पास सागर का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से उनको डरा धमका रही थी। फिर वह क्यों कह रही थी सागर रूपा को पहचान दे। यह बात मुझे समझ ही नहीं आने लगी थी। यह सब बातें किसी अनहोनी के आने का इशारा कर रही थी। मैंने सागर को खाने पर बुलाया था तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया था। वह बोले, कैसी औरत हो जो घर का काम भी नहीं कर सकती? घर में हम दो ही तो लोग हैं, मगर तुम दो लोगों का काम करने में भी नाकाम रहती हो और न जाने कैसी कैसी नौकरानियाँ इस घर में ले आती हो। इतना कहकर वो लॉन में चले गए थे। मैं कमरे में आई तो फिर से मूंग दाल के हलवे की खुशबू ने मेरा स्वागत किया था। आज शायद सागर हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की थी। मैं कमरे में खिड़की के देख रही हूँ। सागर बहुत ही परेशान थे। हालांकि मैं यहाँ से वहाँ घूम रही थी। मैं खुद को हैरत में डाल रखी थी कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब, और यह सब क्या हो रहा है। मैं कैसे सारी सच्चाई सामने लाऊं? मुझे रह रह कर रूपा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं हालात से मजबूर थी। उसे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। मजबूर होकर मैंने सागर की माँ से मदद लेने के बारे में सोचा। वो दूर दराज के गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों पति पत्नी सागर की जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फ़ोन करने का सोचा था कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे घर को उजड़ने से बचा लो। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत है। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आती हूँ, तुम तसल्ली रहो, कुछ नहीं होगा। और अगले ही दिन वो मेरे देवर के साथ हमारे घर आ गई थी। लेकिन सागर अपनी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे, बल्कि उल्टा अपने माँ से कहने लगे, मम्मी जी आप यहाँ क्यों आ गई? शहर का खर्चा बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर दो लोगों का खर्चा भी उठाऊं तो मेरे बजट पर असर पड़ेगा। सागर की बात सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सागर को चुप रहने का इशारा किया तो वह बोले, तुम हम माँ बेटे के मामले से दूर ही रहो। सागर की बात सुनकर मैं चुप हो गई, जबकि मेरे देवर ने सामान उठाया और बोला, मम्मी आ जाए, हम गांव वापस चले, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। इस महंगाई के भरे शहर में हम दोनों क्या करेंगे यहाँ पे? मेरी सास मेरी तरफ देखा और मैंने हाथ जोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, रिक्वेस्ट की, जबकि मेरा देवर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुका था। वह मेरे 1000 बार कहने पर भी नहीं रुक रहा था। सागर उल्टा मुझे ही डांट रहे थे कि तुम उन्हें जाने क्यों नहीं दे रही हो, क्यों रोक रही हो। मेरा देवर तो चला गया, लेकिन मैंने अपनी सास को रोक लिया। मेरी सास बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सबसे चाहता बेटा उनके साथ ऐसा सलूक करेगा। मैंने अपने सास को सारी बात बता दी। मैंने उनसे बोली थी सागर कुछ बदल गए हैं, इसलिए मैंने आपको अपना मानकर बुलाया था कि आप यहाँ सारा मामला देखिए और उसे निपटाने की कोशिश करें। शाम हुई तो मैं रूपा का इंतज़ार करने लगी थी। मैंने अपनी सास को रूपा के बारे में सब कुछ पहले ही बता रखा था। समय गुजरता रहा मगर रूपा घर ना आई थी। मैंने सागर से बात की, मेहमान के आने से घर का काम बढ़ गया है, मगर आज पता नहीं रूपा क्यों नहीं आई। सागर थोड़े गुस्से से बोले कि मैं उसे काम से निकाल चुका हूँ, आज के बाद वो कभी नहीं आएगी काम करने के लिए। जो बेकार में घर में मेहमान बुलाकर बैठी हो, उसके बाद तो यह होना ही था। मैं सागर की बात सुनकर दंग रह गई थी। वो कभी भी ऐसा नहीं कहते थे। वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही शरीफ थे।
बहुत ही प्यारे थे, बहुत प्यार करने वाले थे। जब भी उनकी तरफ देखती थी तो मुझे हिम्मत मिलती थी, दिल में एक सुकून होता था कि मुझे कितना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन पता नहीं अब वो ऐसे क्यों हो गए हैं। मेरी सास रूपा से मिलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात यह सोचती रही या फिर क्या किया जाए, यही सब कुछ सोचते सोचते मैं सो गई थी। फिर अगले दिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आइडिया आया, मैं फिर से मेजर साहब के घर जाकर बैठ गई थी। और जब अपने टाइम पर रूपा वहाँ कमरे में पहुँची तो मुझे देखकर एकदम से घबरा गई थी। मैं बोली, रूपा शुक्र है आज तुम शर्म शॉल नहीं पहनी है, देखो सूरज कैसे आग बरसा रहा है। फिर मैंने उससे माफ़ी मांगी कि सागर ने तुम्हें गलत कहा कि हमें काम वाली की ज़रूरत नहीं है। अब तो घर में मेहमान भी आए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। आज तुम हमारे घर काम पर ज़रूर आना। सागर अपने किए पर माफ़ी मांग रहे थे। मैंने नोटिस किया था कि एकदम से रूपा का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो रूपा अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर आई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। मुझे रूपा के चोचले देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैं बोली, मेजर साहब के घर पर तो तुम दुपट्टे में ही चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए अब तुम्हें अपना चेहरा भी छुपाना पड़ता है, आखिर ऐसा क्यों? मेरी बात सुनकर रूपा ने कहा, आपने ही तो कहा था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए बस पर्दा कर रही हूँ। हाँ, मैं ज़्यादातर लोगों के सामने नहीं जाती। मैं पहले से ही वह वाला काम नहीं करती थी, लेकिन पेट की खातिर मजबूरी में यह काम करना पड़ता है, इसलिए अनजान लोगों के सामने अपना चेहरा छुपा लेती हूँ। मैं बोली, मेरे घर में पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहमान सिर्फ एक ही है और वह भी मेरी बूढ़ी सास है। रूपा मेरे कमरे में चली गई थी। आज तो उसने रोज़ से ज़्यादा देर लगाई थी। मैंने अपनी सास को बाहर लॉन में बैठने को कहा था। मैं बोली, अगर सागर आ जाए तो उन्हें कमरे में मत आने देना, उन्हें किसी न किसी तरह बातों में लगा लेना। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने जल्दी से सागर का सूट पहन लिया था। वह सूट मैंने रूपा के आने से पहले ही अपने सास के कमरे में छुपा कर रख लिया था। सूट पहनने के बाद कमरे के बाहर खड़ी हो चुकी थी। मेरा चेहरा दूसरी तरफ था और मेरी पीठ कमरे के दरवाजे की तरफ। रूपा मुझे पहचान नहीं पाई थी। मेरी पीठ पीछे से ही रूपा ने कहा था कि माँ आई हुई है, अगर तुम इजाज़त दे तो क्या मैं माँ के सामने अपना चेहरा खोलकर जाऊँ और उनसे मिल लूँ। इतनी देर में सागर भी घर आ चुके थे। उसके पीछे पीछे मेरी सास भी थी। मेरी सास सागर को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही मेरी सास की नज़र रूपा पर पड़ी तो वह सकते में आ गई थी। रूपा को देखते ही मेरी सास ने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया था। अब मैं भी रूपा के सामने आ चुकी थी, क्योंकि कुछ भी छुपाने का फ़ायदा नहीं था। जिस तरह से सास ने रूपा को देखकर गुस्से में मुंह फेरा था, मैं समझ गई थी मेरी सास रूपा को पहले से ही पहचानती है। मैंने रूपा से कहा, रूपा अब सारी सच्चाई बता ही दे दो। रूपा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। बोली, दीदी मैं एक बहुत ही अच्छी और इज्जतदार घराने से संबंध रखती थी। मेरे पिता का डंका बजता था, लेकिन मैं अपने बाप की इज्जत संभाल नहीं पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने मेरे लिए तो सब कुछ किया था जो हमारे ख़ानदान में किसी दूसरे बाप ने नहीं किया होगा। मेरे पापा मुझे शहर कॉलेज की शिक्षा हासिल करने के लिए भेजते थे, लेकिन मुझे अपने ही बाप के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वो ना तो हमारी ज़ात का था और ना ही पैसे वाला था। मैं जानती थी उसके साथ मेरी शादी होना असंभव है, लेकिन हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। मैंने कभी उसके बगैर रहने का सोचा भी नहीं था, इसलिए मैंने उस ड्राइवर से घर से भागकर शादी कर ली थी। मेरी इस हरकत से मेरे पापा को बहुत दुख हुआ था और शायद मेरे पापा की बद्दुआ मुझे लग चुकी थी, इसलिए सुख तो मुझे कभी भी मिला ही नहीं। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा निठल्ला था। वह कोई काम करता ही नहीं था। 2-3 दिन काम पर जाता और 3-4 दिन घर पर बैठा रहता था। शुरू में तो हमारा समय अच्छे से गुजर रहा था।
लेकिन जब हमारा बच्चा हुआ तो फिर मुझे ही हिम्मत करना पड़ी। मुझे अपने बच्चे का पेट भरने के लिए नौकरी करनी पड़ी थी। फिर यूं जब मैं आपके घर आई तो सागर को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि सागर तो मेरा ही भाई था। सागर ने मुझे कहा था कि मैं इस घर से चली जाऊं और आपको यह ना बताऊं कि मैं सागर की सगी बहन हूं। लेकिन मैंने बहुत सालों के बाद अपने भाई को देखा था। यह दुनिया बड़ी बेरहम है। इस दुनिया में अपने रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, एक छायादार पेड़ की तरह होते हैं। मैंने सागर को मनाने की बहुत कोशिश की। मैं सागर को मनाती कि मुझे माफ़ कर दे। मैं हर रोज़ चर्म चादर इसलिए पहनकर आती थी क्योंकि वह शॉल मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे भाई सागर ने ही तो तोहफे में दी थी। मैं एक खास तरह का मूंग का दाल का हलवा भी बनाकर लाती थी, क्योंकि सागर मेरे हाथ से बना हुआ यह हलवा बहुत ही शौक से खाता था। मैं रोज़ आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए सफाई करती थी क्योंकि मैं अपने भाई के कमरे को बहुत ही दिल लगाकर साफ़ करती थी। मुझे सागर की एक एक चीज़ को साफ़ करना बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी वजह थी कि मेरी गर्दन पर वही निशान था जो सागर की गर्दन पर निशान है। यह हमारा ख़ानदानी निशान है। मैं नहीं चाहती थी कि चादर उतार कर मैं काम करूं और तुम वह निशान मेरी गर्दन पर देख लो, इसलिए मैं वह चादर उतार कर रख देती थी और सुकून के साथ सागर के कमरे की सफाई करती थी। उसके अलावा वह हलवा छुपाकर खिड़की के पर्दे के पीछे रख देती थी और हर रोज़ आपके कमरे में ही माफ़ीनामा लिख कर जाती थी और उसे सागर की टेबल पर रख देती थी। लेकिन सागर मेरे माफ़ीनामे को फाड़कर फेंक देता था। वह मुझे माफ़ करने की बजाय मुझे घर से भगाना चाहता था। लेकिन मैं अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। बहुत मुश्किलों से मुझे मेरा भाई मिला था। मजबूर होकर मैंने सागर को धमकाना शुरू कर दिया। मैं उससे कहती कि अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया, मैं तुम्हारे पत्नी को सब कुछ बता दूंगी कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। वह नहीं चाहते थे कि आपको यह सब बात पता चले, आपके दिल में भाई के लिए कोई भी गलतफहमी पैदा हो, इसलिए यह सब कुछ हरकतें मुझसे हो जाती थी। रूपा अपनी दास्तान सुनाकर रोने लगी थी। वह कहती जा रही थी कि पापा को दुख देखकर मैं भी खुश नहीं रह पाई थी। मेरे पापा का नाम खराब कर कर मुझसे मेरे सारे रिश्ते टूट गए थे। मेरे पति ने भी मुझे आंखों के बदले अपना हैवानियत दिखा रखी थी। वह लड़की जिसके पीछे पीछे नौकरों की लाइन लगी थी, मैं आज किसी के घर नौकर बन चुकी थी। मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा था और खुद नौकरानी बन गई थी। मेरी सास पहले से जो अपने बेटी को देखकर गुस्से से मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी, अब उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और रूपा को गले से लगाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। सागर बोले, मम्मी मैं जानता था आप अपनी बेटी से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह पाएंगी, इसलिए मैं आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा था ताकि आप यह घर छोड़कर चली जाए और रूपा को ना देखें, क्योंकि अगर आपने रूपा दीदी को देख लिया तो आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं पापा को भी जानता हूँ कि पापा कभी भी रूपा दीदी को माफ़ नहीं करेंगे। मैं आगे बढ़कर बोली, सागर माँ के दिल किसी तरह गलत फैसला नहीं कर सकता। रूपा दीदी अपने हिस्से की सज़ा भुगत चुकी है, अब आप भी उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें माफ़ कर दे। सागर की भी आंखें भीग गई थी। उन्होंने रूपा को माफ़ कर दिया था। हम सब लोग रूपा को लेकर गांव गए थे। मेरे ससुर ने जब रूपा को देखा तो उनकी आंखें भर आई थी। बरसों से अपनी पहली बेटी रूपा को नहीं देखा था। जो जख्म मेरे ससुर को दिया था शायद अब वह भर चुका था। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को सीने से लगा लिया और उसे फ़ौरन माफ़ कर दिया। रूपा अब हमारे गांव की हवेली में ही अपने बच्चों के साथ रहने लगी थी। रूपा के 2 बच्चे थे। गरीबी की मार झेलते झेलते उनके चेहरे से रौनक खत्म हो गई थी, लेकिन अब आगे आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थी। इस कहानी से एक सीख ज़रूर मिलती है कि माँ बाप का दिल दुखाकर बच्चे कभी सुखी नहीं रह पाते, इसलिए कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप
इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।